स्टडी 91 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का मैं जीएस फैकल्टी जेपी सर हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। और हिस्ट्री स्पेशल की आज की ये क्लास जिसमें हम लोग वायसराय लैंसडाउन को जो है पढ़ेंगे। लैंसडाउन का शासनकाल वाकई डाउन रहा था। बहुत कुछ ऐसा नहीं हुआ जिसकी वजह से ये परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो, लेकिन फिर भी इनके शासनकाल का ही वो दौर था। इनका शासनकाल भारत में कब से कब तक रहा था, तो आप कहेंगे इनका शासनकाल भारत में कब से कब तक रहा, तो वर्ष 1888 लॉर्ड डफरिन के बाद में जो है ये आए थे। 6 वर्ष तक भारत में बिताए थे और उसके बाद जो है ये फिर चले गए थे। इनके शासनकाल के महत्वपूर्ण घटनाओं में जो है वो घटना थी 1893 का दौर, जब महात्मा गांधी भारत छोड़ करके अफ्रीका की धरती पर गए, 22 वर्ष तक रहे थे। और उधर से लौटे तो सुपरस्टार बन करके लौटे। 1893 में ही सितंबर में खेतड़ी के राजा अजीत सिंह के खर्चे पर नरेंद्रनाथ दत्त अमेरिका गए, विवेकानंद बनकर के लौटे। 1893 में इन्हीं के दौर में अरविंद घोष का जो है एक लंबे समय के बाद भारत में आगमन होता है। देखेंगे इनके शासनकाल में और भी कुछ जो प्रश्न पूछे गए। प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत में दूसरी बार आगमन कब हुआ था। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 के तहत भारतीयों को बजट पर बहस करने का जो है पूरक प्रश्न, हालांकि पूछने का अधिकार नहीं था, मतदान करने का अधिकार नहीं था, लेकिन बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया। इतना ही उन दिनों बहुत था, क्योंकि उससे पहले वो भी नहीं था। यानी समथिंग इज बेटर देन नथिंग। सम्मति आयु अधिनियम 1891, जिसके तहत जो है लड़कियों और लड़कों की शादी करने की उम्र जो है बढ़ा दी गई थी। लड़कियों के लिए 10 वर्ष और लड़कों के लिए 12 वर्ष कर दिया गया था। प्रिंस ऑफ वेल्स का दूसरी बार भारत में आगमन इनके जीवन काल की जो है पहली महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक थी। और वैसे प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत में अगर जो है पूछा जाए कि पहली बार आगमन कब हुआ था, तो इनका प्रथम बार भारत में जो है आगमन आपको पढ़ाया तो मैंने बताया प्रथम बार भारत आगमन हुआ था जब दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था। और पहली बार दिल्ली दरबार का आयोजन जो है हुआ था, प्रथम भारत आगमन इनका जो है हुआ कब, दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ। और वो दिल्ली दरबार का आयोजन 1 जनवरी 1877 में जो है हुआ था। और दूसरी बार जो है इनका 1889 में आगमन हुआ। उन दिनों ब्रिटिश या फिर जो है वेल्स, जैसा कि आप जानते हैं ब्रिटेन, आयरलैंड, वेल्स, जिसको सम्मिलित रूप से जो है यूनाइटेड किंगडम जो है कहा जाता है, वहां के शासकों का भारत में जो है आना, मतलब उन लोगों का अपने साम्राज्य के जो है भ्रमण पर आना होता था। ये बहुत बड़ी बात होती थी, क्योंकि उन दिनों भारत ब्रिटिश हुकूमत के जो है बाप की खेती हो चुकी थी। और जो ना सो वहाँ से जो है मुंह उठा करके भारत पर जो है भारत घूमने के लिए आ जाता था। तिलक पर आते जाते रहते थे। उन्हीं में से एक ये भी था। कौन? जी हाँ, प्रिंस ऑफ वेल्स। इनके शासनकाल में महाराजा प्रताप सिंह का जो है राजगद्दी से परित्याग करने के लिए जो है विवश किया गया, जो कि ये कश्मीर के जो है जम्मू कश्मीर के राजा थे। कहाँ के? जम्मू कश्मीर के राजा थे। जम्मू कश्मीर आपको पढ़ाया तो बताया कि जो है गुलाब सिंह, जब सिखों को पढ़ाया सिख साम्राज्य, तो गुलाब सिंह का नाम लिया था। गुलाब सिंह जिसके वजह से आंग्ल सिख युद्ध हुआ था, जिसके वजह से सिख साम्राज्य बर्बाद हुआ था। और बाद के दिनों में इसी व्यक्ति ने जो है कश्मीर को खरीद लिया था अंग्रेजों से। उसी का परिवार जो है, उसी के
परिवार से संबंधित थे प्रताप सिंह। गुलाब सिंह रिश्ते में प्रताप सिंह के जो है दादा थे, और प्रताप सिंह जो है रिश्ते में दादा थे किसके? हरि सिंह के, जो कि आजादी तक जो है 1947 तक भारत के जम्मू कश्मीर के जो है महाराजा रहे थे। लेकिन इनके शासनकाल में इनको त्यागपत्र देने के लिए जो है विवश किया गया था। दूसरा फैक्ट्री अधिनियम 1891 आया। पहला कब था? तो 1881 आया था। 1881 जो है किसके समय में आया था? तो आप कहेंगे लॉर्ड रिपन के समय में आया। किसके समय में? लॉर्ड रिपन के समय में आया था। लॉर्ड रिपन के समय में आया। और छोटे बच्चों को खास करके 7 से 12 वर्ष की आयु से कम 12 वर्ष से कम आयु के बच्चों को फैक्ट्रियों में काम करने पर प्रतिबंधित किया गया, या आसान कार्यों में जो है कम से कम समय तक जो है संलग्न कम से कम समय तक बने रहने का जो है इन्हीं के समय में कानून पास हुआ था, रिपन के समय में 1881 में। इसके समय में महिलाओं को, महिला जितने जो है कर्मी थे, महिला कर्मियों को जो है कितने % कार्य करना? महिला कर्मियों के लिए 11 घंटा, बस 11 घंटा से अधिक कार्य, 11 घंटे से अधिक कार्य लेना इनको जो है प्रतिबंधित किया गया। जबकि उन दिनों जो है सीधे वो दौर था जब ब्रिटिश हुकूमत में भारतीय मजदूरों को सुबह 6 से शाम को 6 बजे तक यानी 12 घंटे का काम लिया जाता था। लेकिन इन्होंने महिलाओं के लिए कुछ रिलीफ दिया और कहा कि नहीं, 11 घंटा से अधिक उनसे कार्य नहीं लिया जा सकता है। इनके शासनकाल की जो है दूसरी सबसे बड़ी उपलब्धि थी लैंसडाउन का, और वो था सप्ताह में 1 दिन की छुट्टी, और वो था संडे। सप्ताह में 1 दिन छुट्टी या 1 दिन की छुट्टी। इससे पहले ये व्यवस्था पहले फैक्ट्री अधिनियम के तहत भी किया गया था, लेकिन इन्होंने इसको परमानेंट बना दिया था। किसने? लैंसडाउन के द्वारा जो है इसे परमानेंट कर दिया गया था। इसी के समय में, किसके समय में? लैंसडाउन के एक टाइम पीरियड में ही इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 जो है पारित किया जाता है। लैंसडाउन, जिसका कार्यकाल और इंडियन काउंसिल एक्ट 1852 की जो है सबसे महत्वपूर्ण जो उपलब्धि रही थी, अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति की शुरुआत किया जाना। एक होती है प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति, दूसरी होती है अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति। जैसे हम लोगों ने 18वीं लोकसभा चुनाव में अपने अपने सांसदों को चुना, ये प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति थी, जिसमें वयस्क मतदाता अपने उम्मीदवार को जो है चुनता है, वोट करता है। ये प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति है। और हम लोगों के द्वारा चुने गए सांसदों ने कल ओम बिरला को पुनः लोकसभा का अध्यक्ष चुना। ये अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति है। अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति भारत में चार्टर एक्ट 1892 के तहत ही जो है शुरू किया गया था। इसके अलावा दूसरी जो है सबसे बड़ी उपलब्धि जो थी वो थी लॉर्ड कैनिंग था, जिसके शासनकाल में भारत में बजट प्रस्तुत करने की प्रथा शुरू हुई 1860 में। जेम्स विल्सन वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारत में बजट प्रस्तुत किए 18 फरवरी 1860 को। लेकिन उस बजट पे बहस करने का अधिकार अगर जो है मिला कि रॉन्ग राइट ये सही है या गलत है, वो 1892 चार्टर एक्ट 1892 के तहत ही जो है मिला था। भारतीय सदस्यों को बजट पर बहस करने का अधिकार, लेकिन मतदान का अधिकार नहीं था। पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार यानी क्रॉस क्वेश्चन करने का जो है अधिकार नहीं था, लेकिन बहस का अधिकार जो है यहीं से
इसी एक्ट के तहत जो है प्राप्त हुआ था। 1893 में अफगानिस्तान और भारत के बीच डूरंड सेवा का नहीं, डूरंड रेखा का निर्धारण होना चाहिए था। ये हमारी टाइपिस्ट महोदया हैं और कभी कभी उनकी भी कृपा बरस जाती है, कुछ ज्यादा बरस जाती है। डूरंड रेखा, कौन सा रेखा? डूरंड रेखा का निर्धारण इसी के समय में 1893 में हुआ था। चार्ल्स डूरंड के द्वारा ये काम किया गया और उसे डूरंड रेखा कहा गया। और 1893 से लेकर के 1947 तक, कब तक? 1947 तक ये जो है रेखा भारत और किसके बीच थी? तो अफगानिस्तान के बीच थी। अफगानिस्तान जिसको कि कभी खुरासान के नाम से जो है जाना जाता था। किस नाम से? इसका पहले नाम खुरासान हुआ करता था। महाभारत काल में ये गांधार था। और 1947 में जब पिचासपुरी अपने अस्तित्व में आ गई, यानी पाकिस्तान का जो है निर्माण हुआ, पाकिस्तान का गठन हुआ, तो उसके बाद 1947 से लेकर के अब तक, अब ये किन दो देशों के बीच में है? तो आप कहेंगे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। किसके बीच में? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। कौन? डूरंड रेखा। इसी के समय में इसका निर्धारण किया गया था। हालांकि अफगानिस्तान भारत का जो है पड़ोसी देश है, आज भी हम लोग जो है मानते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि गुलाम कश्मीर वाला बेल्ट अफगानिस्तान से लगता है, मैप में देखे होंगे आप तो। और गुलाम कश्मीर इस समय आज भी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, यानी वह कश्मीर जो कि पाकिस्तान के कब्जे में है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इनके जीवन काल में, इसी के शासन काल में लॉर्ड लेंसडाउन, किसके समय में? हाँ, ये याद रखते रहेंगे, लेंसडाउन। और इसके कार्यकाल में ही जो है ये प्रमुख घटना हुई थी। कौन सी? सम्मति आयु अधिनियम पास किया गया। किसके लिए? शादी के लिए। किसके लिए? जी हाँ, यह एक तरीके का जो है मैरिज एक्ट इसका नाम दिया गया। और उन दिनों लड़कियों के लिए, किसके लिए? लड़कियों के लिए शादी की उम्र जो है कितना निर्धारित किया गया? तो 10 वर्ष। यानी 10 वर्ष से पहले किसी जो है लड़की की शादी नहीं हो सकती थी। उन दिनों की ये परंपरा थी। और लड़कों के लिए, बेचारों के लिए कितना? 12 वर्ष। कितना? 12 वर्ष। एट प्रेजेंट बताने की जो है जरूरत ही नहीं है। लेकिन सम्मति आयु, उस समय भी जो है इसका विरोध हुआ था कि हिंदू धर्म की परंपरा के अनुसार, हिंदू धर्म की परंपरा के अनुसार कन्यादान, कन्या रहते ही जो है कन्यादान कर दिया जाए, इसीलिए उसे कन्यादान कहा जाता है, तो बेहतर है। उन दिनों परंपरा थी। और उससे इतर जब शादी की उम्र का जो है एज जो है बढ़ाई गई, तो इसका विरोध भी हुआ था। आगे देखते हैं हम लोग महत्वपूर्ण तथ्य। लेंसडाउन के समय में ही 1893 में 3 महानुभाव, एक व्यक्ति थे विवेकानंद जी। विवेकानंद और ये गए थे कब? तो सितंबर 1893 में। कहाँ पर चले गए? जी हाँ, अमेरिका में शिकागो धर्म सम्मेलन में गए थे। कहाँ पर? शिकागो धर्म सम्मेलन। शिकागो धर्म सम्मेलन जहां पर इनको जो है तूफानी हिंदू को जो है कह करके संबोधित किया गया। और इन्होंने हिंदुत्व का डंका पूरी दुनिया में बजाया। उनकी इस उपलब्धि के लिए लेंसडाउन की तरफ से भी जो है
धन्यवाद जो है कहा गया, लेकिन सिर्फ यहाँ से, क्योंकि जो अमेरिका की धरती पर वो विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था, उस धर्म सम्मेलन में ईसाई धर्म के भी धर्मावलंबी पहुंचे थे दुनिया को ये बताने के लिए कि ईसाई धर्म अच्छा न होता तो पूरी दुनिया पर शासन नहीं करता, लेकिन पूरी दुनिया पर शासन करने वाला जो है व्यक्ति अच्छा हो ही नहीं सकता है। विवेकानंद जी इसी समय जो है 1893 में, कब 1893 में ही महात्मा गांधी, कौन महात्मा गांधी, हालांकि नाम तब अभी उनका महात्मा नहीं था, महात्मा गांधी जी अब्दुल्ला सेठ के जो है मुकदमे में कहाँ गए थे, दक्षिण अफ्रीका गए। कहाँ गए थे, तो उसी समय जो है दक्षिण अफ्रीका में इनका जाना हुआ था, दक्षिण अफ्रीका में जाना हुआ। और उसी समय अरविंद घोष का 19 वर्ष बाद भारत में आना हुआ। अरविंद घोष का जो है 19 वर्ष के बाद जो है भारत में आगमन हुआ। तो ये कुछ ऐसी घटनाएं थी जो कि 1893 में ही एनी बेसेंट, कौन सी एनी बेसेंट सबको पता है, आयरिश मूल की महिला थी। एनी बेसेंट का भारत में आगमन हुआ था दिसंबर के महीने में भारत आगमन हुआ था। तो ये कुछ घटनाएं ऐसी थी जो कि लैंसडाउन के कार्यकाल में ही हुई थी। तो ये रहा था लैंसडाउन का जीवन से संबंधित कुछ तथ्य परीक्षाओं के दृष्टिकोण से जो कि महत्वपूर्ण है। खास करके इनका जो है डूरंड रेखा का निर्धारण और कारखाना अधिनियम के तहत जो है सप्ताह में एक दिन की छुट्टी की व्यवस्था किया जाना, चार्टर एक्ट 1892 के तहत बजट पर भारतीयों का बहस करने का अधिकार प्रदान किया जाना, इनके जीवन काल की जो है प्रमुख वो घटनाएं थी जो कि अमूमन परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। आज के इस सेशन में बस इतना ही, क्योंकि इससे ज़्यादा इनमें कुछ ही नहीं था जो बताया जाता है। अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे तो लैंसडाउन के बाद उस व्यक्ति को पढ़ेंगे जिसने कहा था तलवार के दम पर भारत को जीता गया और तलवार के दम पर ही भारत पर शासन किया जाएगा। अगली क्लास में जब मिलूंगा तो बताऊंगा कि इतना सुंदर विचार वाला सम्रासुर वो कौन था। हालांकि इस क्लास में बस इतना। थैंक यू सो मच। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ नाइस डे। आप सभी का दिन शुभ हो, अति शुभ हो।